वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। तो बच्चों आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो में आप लोग बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं, हमारे लेक्चर यदि अच्छे लगते हैं, हमारी मेहनत यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो हिट द लाइक बटन। ओके बच्चों, आज जो है 11th क्लास से पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर चलूंगा। यानी पहला ऐसा एक चैप्टर है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले लेक्चर जितने भी थे मेरे वो सारे थ्योरी के चैप्टर थे। आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर एक लेक्चर आप लोगों के सामने दिखाता हूं और समझाता हूं। वो टॉपिक कितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको वो टॉपिक आज के आज ही इस वीडियो में समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरा वाला स्टार, ठीक है, इसलिए पहले ही बता दिया क्योंकि पूरा फोकस बनाए रखना, अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया से कोशिश करूंगा और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी। तो बच्चों चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 है, 11th क्लास, जो कि हमारा बेस क्लास होता है अकाउंटेंसी का। जिस बच्चे ने 11th क्लास में अपना बेस मजबूत कर लिया ना, वो बच्चा आगे मार नहीं खाएगा, वो बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करेगा। इसलिए 11th क्लास बेस क्लास होती है, हमें बहुत मेहनत करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलते हैं, चैप्टर 5 जो है वो क्या कहता है ये समझते हैं। चैप्टर 5 जो है उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर है हमारा। सबसे पहली बात माइंड में आ रही होगी कि हम जब मैथ पढ़ते थे ना तो वहां पे इक्वेशन पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस तरह से पढ़ते थे कि नहीं। लेकिन अब अकाउंट में भी एक इक्वेशन है सर, ये फिर वही बात, फिर मैथ पढ़ाने लगे, इक्वेशन वहां भी था, फिर यहां भी इक्वेशन। बच्चों नाम दिया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन, कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल समझते हैं कि ये इक्वेशन ये कहता है, ये इक्वेशन ये कहता है, क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी असेट्स है ना, असेट्स इक्वल में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बस ये कह रहा है। असेट्स मीन्स हुआ हमारा, असेट्स मीन्स होगा संपत्ति, थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूं संपत्तियां। कैपिटल मीन्स हुआ पूंजी और लायबिलिटीज मीन्स होता है कर्ज, ठीक है। हम अपने नॉर्मल लाइफ से सिंपली समझते हैं कि हमने बिजनेस में जितनी भी संपत्ति बनाई है ना, या तो हमने पैसा लगा के बनाया होगा या किसी से उधार लेकर बनाया होगा, सिंपल सी बात है, वही बात है। यानी बिजनेस के अंदर जितनी भी संपत्तियां बनाई ना, जितने भी एसेट्स बनाए होंगे ना, या तो हमने अपना पैसा पूंजी लगाया होगा या फिर किसी से कर्जा ले लिया होगा और संपत्ति को बनाया होगा, है ना। कितनी सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड, जितना पैसा आपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया है। लायबिलिटीज तो आपको पता है, कर्जा जो लिया है आपने, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि अब इसको कैसे इस चैप्टर के अंदर हमें इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करना है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें बताऊंगा, वो ध्यान रखना बच्चों। ऐसा लगेगा ना कि मुंह खोला और देसी घी का लड्डू मुंह के अंदर चला गया और चैप्टर हो गया गुल। समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहली बात, आप जब कहीं जाते हो किसी दुकान में, आपने तराजू देखा होगा,
है ना। तराजू क्या होता है, जब आप कोई सामान लेते हो और एक तरफ वो बट्टा डालता है, सामान के बराबर ही आप उस बट्टे को रखते हो। 5 kg का बट्टा रखा हुआ है, 5 kg का सामान, जब वो दोनों बराबर होते हैं तब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ भाई सही वजन दे रहा है। तो आप ना इसको भी मान लो कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना एक तराजू की तरह है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक तराजू है, ठीक है, जिसके एक पलड़े में असेट्स है, 2 पलड़े होते हैं ना तराजू के, और दूसरे पलड़े में जो है वो कैपिटल और लायबिलिटीज है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और बच्चों हमेशा याद रखना ये दोनों पलड़े जो है ना ये हमेशा बराबर होना चाहिए। यही कहता है कौन, ये कहता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है ना। अब ये तो हमने समझा था, क्या समझा था कि असेट्स इक्वल में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसका मतलब तराजू के 2 पलड़े हैं और दोनों पलड़ों के जो एलिमेंट का सम आएगा वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी तो समझेंगे कि असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमें एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे कि एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो एलिमेंट के अंदर याद रखना कैश, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, इसी तरह स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कई बार सिर्फ मशीनरी लिखा हो सकता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसी तरीके से कोई भी अक्रूड इनकम, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी इनटेंजिबल असेट्स होते हैं वो, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जितने भी इनटेंजिबल असेट्स हैं वो सब आ जाएंगे। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट, यहां लिख देता हूं ईटीसी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो कि एसेट्स के अंदर थे, जो मेन थे वो मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज यूज करूंगा, आपको पता लग जाएगा हाँ सर ने हमें बताया था कि ये सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। वैसे ही मैंने पिछला लेक्चर जब मैंने अकाउंटिंग टर्म्स बताया था तो अकाउंटिंग टर्म्स में भी सारे एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो आपका बेस और मजबूत हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा हाँ जी सर हमने तो पिछला लेक्चर भी देखा, उससे भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारे किसके अंदर आते हैं, एसेट्स के अंदर आते हैं। फिर इसमें हमारा कैपिटल तो पता ही है, जो पैसा हम लगाएंगे वो कैपिटल में जाता है। फिर आते हैं लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। लायबिलिटीज के अंदर आता है हमारा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन या बैंक लोन, अदर्स लोन, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एडवांस इनकम, ये चीजें हमारी किसके अंदर आती है, ये आती है हमारे लायबिलिटी साइड में एलिमेंट होते हैं। ईटीसी लिख दे रहा हूं, लेकिन इन एलिमेंट के जितने भी अमाउंट का सम आएगा, इन सभी एलिमेंट के अमाउंट के सम के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्योंकि भैया बिजनेस में जो भी संपत्ति बनाई ना हमने, या तो हमने अपने जेब से पैसा लगाया या तो हमने किसी से कर्जा लिया होगा, वहां से लगाया होगा। तो बिजनेस की जो संपत्तियां बनी होगी ना तो इसी से बनी होगी। बस इतनी सी बात है, इतना सा फंडा है और सिंपल सा, हम ये सोचेंगे कि आराम से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं थोड़ा
इसमें कुछ एलिमेंट है जो कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे कैश तो आपको पता है नगद होता है, बैंक का मतलब बैंक में, बैंक अकाउंट में जो पैसा आपने डाला अपने बिजनेस के लिए वो बैंक हो गया, पर्सनल वाला नहीं, जो बिजनेस के लिए। यहाँ पे हम कोई भी बात करेंगे ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया था मैंने बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल्स। तो बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल में क्या कहता है कि सारी ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कैश कितना है, बैंक में कितना है, स्टॉक मीन्स क्या हुआ, स्टॉक मीन्स मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ है गोडाउन में, ठीक ना। तो स्टॉक का मतलब यहाँ पे गुड्स से है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स क्या होता है, वो आइटम जो कि हमारे बिजनेस में रीसेल करने के लिए है, बता रखा है मैंने पिछले लेक्चर में भी, ध्यान रखना। गुड्स वो आइटम होते हैं जो कि रीसेल करने के लिए होते हैं। फिर आते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, आपको पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मीन्स क्या होता है, वो जगह जहां पे हमने मशीनरी लगा रखी है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं हिंदी में, डेटर्स होते हैं देनदार। देनदार भैया, देनदार क्या होता है, देनदार वो होता है जिनको हमने उधार में माल बेचा था, उसने कहा बाद में पैसे दूंगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ लिख देता हूं, जिनको क्रेडिट सेल करेंगे ना हम, जिनको हम उधार में माल बेचेंगे। यहाँ क्रेडिट सेल का मतलब क्या, उधार में माल बेचना, उधार में बेचना। जिनको हमने माल उधार में बेचा होगा ना वो हमारे डेटर्स बनेंगे। जैसे आपने मान लो बिजनेस के अंदर किसी बंदे को उधार में माल बेच दिया तो वो आपका डेटर्स बन जाएगा, क्योंकि बाद में वो आपको पैसे देगा, वो आपके लिए देनदार बन गया। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल, इसको मैं शॉर्टकट में बीआर भी लिख सकता हूं, ऐसे जहां पे बीआर लिख दो ना बच्चों, आप समझ जाना, बिल्स रिसीवेबल। मैं सारी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि हम जब 11वीं क्लास में जाते हैं ना तो पहली बार अकाउंटेंसी से सामना होता है कॉमर्स लेने पर, तो हमें छोटे छोटे एलिमेंट को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे पहलुओं पर भी काम कर रहा हूं ताकि आपका बेस ऐसा मजबूत हो जाए कि बहुत बढ़िया मकान खड़ा हो जाए। समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल को हम शॉर्टकट में बीआर भी लिख सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, वो बिल जिसके पैसे आपको मिलेंगे। यहां पे लिख देता हूं, जिस बिल के पैसे मिलने हो, मिले नहीं है, मिलने हो, मिलने वाले हो। समझ में आ रही बात। कैसा बिल होता है भाई, मान लो आपने किसी को उधार में माल बेचा, उसने कहा भाई मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, तो आपने क्या किया होगा, एक बिल लिख दिया होगा उसके नाम का कि ले भाई बिल पे साइन कर। समझ में आ रही बात। तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं आपको बाद में 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो आपके लिए वो बिल क्या बन गया, वो बिल आपके लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। समझ में आ रही बात। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना फिलहाल समझ लो, जिस बिल के पैसे आपको मिलने वाले होते हैं वो होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। फिर आते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, मिलने वाली इनकम, अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है। मन में लड्डू फूटा, याद रखना, मन में लड्डू फूटा, असर्ट्स हो गया। अक्रूवल इनकम का मतलब यही है, अक्रूड इनकम का। अक्रूड का इनकम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो या आपने कोई चीज किसी के लिए किया, उसने कहा था मैं ये काम होने पर कमीशन दूंगा, आपने वो काम कर दिया, तो आपके लिए वो कमीशन क्या होगी, अक्रूड हो गई। मिलने वाली है, मिली नहीं है, मन में लड्डू फूट गया, मिलने वाला है मुझे। समझ में आ रही बात या नहीं। तो इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और आपने काम कर लिया, आप सैलरी मिलने वाली है, मन में लड्डू फूट गया, ओ तो अक्रूड, उसी को बोलते हैं क्या हम, अक्रूड इनकम। मिलने वाली आय, मिलने वाली आय। मेरे लिए ना यहाँ पे सारे मेरे वीडियो के अंदर ना मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बैठे हुए हैं वो ना छोटी छोटी बातों को ध्यान दे रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कि हाँ भाई कभी आप ऐसे खोलो ना, ऐसे याद आ जाए, ओहो हाँ बताया था ये चीज, ठीक है। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड नाम में ही छुपा हुआ है कि पहले से ही चुका दिया गया। एक्सपेंस माने खर्च, पहले से ही चुकाया गया खर्च, पहले से ही चुकाया गया खर्च, ये याद रखना, जो चीजें आपने पहले से ही पे कर दी है। आप देखो मोबाइल कनेक्शन होता है ना आपका, प्रीपेड कनेक्शन पर, प्रीपेड कनेक्शन में क्या होता है कि आप पहले बैलेंस डलवाते हो फिर अपने दोस्तों से बात करते हो,
है ना, गर्लफ्रेंड से बात करते हो तभी तो करते हो, पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा तब बात कर पाओगे, उसी को बोलते हैं प्रीपेड। मीन्स पहले पैसा दो फिर अपना आनंद लो। समझ में आ रही बात? तो याद रखना, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब पहले से चुकाया गया खर्चा। आते हैं गुडविल। गुडविल आपको पता ही है, ठीक है, नाम, ख्याति, प्रसिद्धि, पेटेंट्स, पेटेंट्स माने अधिकार प्राप्त करना, कॉपीराइट्स, किसी ने कॉपीराइट्स ले रखा है कि सेम उसकी कॉपी कोई और ना बना पाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, आपके बिजनेस से जो पैसा लगाया गया वो आगे शेयर में इन्वेस्ट किया गया है या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आ रही बात? निवेश कहते हैं जिसको हिंदी में निवेश। इससे क्या होता है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता रहता है समय समय पर, डिविडेंड के रूप में डिविडेंड मिल सकता है, डिवेंचर लोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स लिए होंगे तो डिविडेंड मिलेगा। तो मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया होगा पैसा, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे सारे एलिमेंट है किसके? एसेट्स के। बच्चों अभी मैं ना ये बिल्कुल इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तो बोलोगे सर ऐसा उड़ गया, सारा उड़ता चला जा रहा है, समझ में आ गई बात एकदम बढ़िया से। तो ये ना छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है, समझना है कि क्या क्या चीज किस में क्या क्या होता है। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, कैपिटल और लायबिलिटीज के अंदर। कैपिटल आपको पता है जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट करते हो, वो कैपिटल होगी हमारी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में जो होता है लेनदार। लेनदार, लेनदार कौन भैया? अजीब सा लग रहा है सुनने में। लेनदार कौन होता है? लेनदार वो होता है जिससे हमने माल उधार में खरीदा, हमने कहा भाई मैं बाद में पैसे दूंगा तुझे, अभी नहीं दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? वो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन गया? वो हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स बन गया। यानी जिससे हम कहने का मतलब बिजनेस है ना, जिससे हम उधार में माल खरीदे, ठीक है, वो बंदा हमारे लिए क्रेडिटर्स होगा। माल खरीदे या एसेट्स खरीदे, कोई भी चीज ऐसी खरीदे लेकिन उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स हो गया। माल या एसेट्स खरीदे, समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ माल ही खरीद रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो, बस ये बोला भाई अभी पैसे नहीं दूंगा, हम बाद में पैसे देंगे हम, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स बन गया। ओके भाई, आगे चलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को हम शॉर्टकट में बीपी भी कहेंगे, ये ब्लड प्रेशर वाला नहीं है, ठीक है। बिल्स पेबल माने जिस बिल के पैसे हमें चुकाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, जिस बिल के पैसे चुकाने हैं, पैसे चुकाने हैं, वो होता है हमारा बिल्स पेबल, ठीक है। अब जैसे तुम ध्यान दोगे तो बिजली का बिल जो होता है वो हमें चुकाना होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो वाटर बिल जो होता है वो हमें चुकाना होता है। इसी तरीके से बिल्स पेबल का मतलब ये भी हुआ जैसे हम अपने बिजनेस में किसी से माल उधार खरीदा, हमने कहा भाई आज पैसे नहीं दूंगा, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उस बंदे ने आपके नाम का एक बिल फाड़ दिया, ले भाई लिख कि मैं तुझे 3 महीने बाद पैसा दूंगा, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया कि मैं दूंगा तुझे, ठीक है। तो वो बिल मेरे लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल। जब चैप्टर करेंगे ना बिल ऑफ एक्सचेंज का तो हम इसको पूरा खुल के लेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम समझ में आ रही बात? तो ये बिल्स पेबल हो गया। लोन, लोन मीन्स पता है आपको, कर्ज लेना, ठीक है। कर्ज लिया हमने, किसी से भी लोन लिया होगा, किसी पर्सन से लिया हो, ठीक है, वो हो गया। बैंक लोन अलग से लिख रखा है मैंने, अदर्स लोन है, यानी लोन वर्ड आ गया तो हमारे लिए लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है बकाया खर्चे, यानी जो खर्चे अभी बाकी है, अभी दिया नहीं है हमने बिजनेस से। मान लो आपके बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय आपके पास काम करता था और आपने उसकी सैलरी अभी तक दी नहीं है, तो वो सैलरी आपको देनी होगी ना, बकाया है ना, तो वो क्या कहाँ जाएगा? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। भाई इसी तरीके से आते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम वो इनकम जो पहले से ही आपने निकाल ली, आपकी इनकम बनती थी आपने पहले उठा लिया उसको, तो वो होती है एडवांस इनकम, यानी पहले से प्राप्त आय, पहले से प्राप्त आय, जो आय आपने पहले से ही निकाल लिया है वो आपकी एडवांस इनकम होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये एलिमेंट पता लगा कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और कैपिटल और लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन सारे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन और देखेंगे कितना इजीली होगा।
ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीजें और मूल मंत्र देना चाहूंगा। मूल मंत्र का मतलब समझते हो? एक ऐसा मंत्र जो पूरे चैप्टर को ना एकदम निचोड़ के ऐसे खत्म कर दे। समझ में आ रही बात? यदि सांप किसी को डस लेता है तो उसका मंत्र होता है ना, उसे बिच्छू डसता है तो मंत्र मारते हैं तो उसका वो निकालते हैं विष। इसी तरह एक मंत्र है, इस मंत्र से क्या कर दोगे, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का मूल मंत्र ये लिख दिया मैंने, मूल मंत्र, ये मूल मंत्र है। इसको समझ गए, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, याद रखना। मूल मंत्र में सबसे पहली बात, कुछ चीजें याद रखना, फोकस करना कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कुछ नाम होंगे जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को बच्चों, आउटस्टैंडिंग के जगह पे कहीं पे ड्यू लिखा आ जाए, या अनपेड लिखा आ जाए, या अरियर लिखा आ जाए, या नॉट येट पेड, अब तक चुकाया नहीं गया, ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, तो आउटस्टैंडिंग की ही बात चल रही है। आपको यह ध्यान रखना है। क्या क्या? ड्यू, अनपेड, अरियर, नॉट येट पेड, ये शब्द लिखे हुए आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर, आप समझना आउटस्टैंडिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जब भी आउटस्टैंडिंग की बात चले तो इसकी ट्रीटमेंट याद रखना कि इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का असर कहां कहां पे होगा। सबसे पहली बात कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपके लिए होगी लायबिलिटीज। अभी मैंने फॉर्मेट बनाया था, तराजू बना के दिखाया था मैंने आप लोगों को, तराजू बना के दिखाया था। तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाती है हमारी। ठीक है, और क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, तो ये हमारे कैपिटल को कम कर रहा होगा, हमारी पूंजी को, हमारे बिजनेस की पूंजी को कम कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये लायबिलिटी साइड में आपको शो करना है, लायबिलिटी साइड में क्या करना है आपको, इसको शो करना है, और कैपिटल में से आपको इसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। एक चीज और बता दूं, छोटी सी बात, फोकस करने वाली बात है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे या होंगे लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस, वो आपके कैपिटल को कम करते हैं। वो आपके कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये आपके कैपिटल को कम करेंगे। सोच के देखो, आपने 50,000 रुपये लगाया और उसमें से 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो उसी में से तो खर्च किया होगा ना, तो कैपिटल कम हुआ होगा ना। या कोई लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो क्या होगा, आपका कैपिटल कम होगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां पे मैंने लिख दिया ना मूल मंत्र, तो मूल मंत्र ही है, और ये आज के लिए मूल मंत्र नहीं है, ये अब आपकी अकाउंटिंग के लाइफ टाइम तक के लिए मूल मंत्र दे रहा हूं। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल मंत्र हमेशा याद रखोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सुनील सर ने एक बार बताया था ना, अब बिल्कुल कभी भी दिक्कत नहीं होती मुझे। ठीक है ना, तो यही फोकस रहता है कि एक बार बताओ, बढ़िया से बता दो, बात हो जाएगी खत्म। इसी तरीके से जितने भी हमारे इनकम होते हैं, इनकम और गेन, इनकम और गेन, वो हमारे कैपिटल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैपिटल को बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ रहा होगा, प्लस का साइन लगाया बच्चों मैंने यहां पे। ठीक है, तो भाई इसको फोकस रखना। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही फोकस वाला पॉइंट है। क्लियर? अब इन चीजों को हम बड़े आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये आ गया तो यह सारी ट्रीटमेंट हमें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिया था। इसी तरीके से कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, कौन सा एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो हमने पहले ही कर दिए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या है, कई बार प्रीपेड एक्सपेंस को कई अलग अलग नामों से
लिखा हुआ आ सकता है। आप प्रीपेड एक्सपेंस को पहचानोगे कैसे? क्वेश्चन में कई बार इतना साफ साफ नहीं लिखा रहता प्रीपेड एक्सपेंस, आपको वहां पढ़ के समझना पड़ेगा कि अच्छा प्रीपेड की तरह चल रही है बात। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? कई बार लिखा रहेगा पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, यदि कोई खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, या कहीं पे ये वर्ड लिखा आ जाए अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, ठीक है, पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ जाए, आप समझ आना प्रीपेड एक्सपेंस की बात चल रही है ना। तो भैया प्रीपेड एक्सपेंस की बात चल रही है ना, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी भाई? कैसे इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीट करेंगे? ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, कि ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट, कि इसको करना क्या है, उस एलिमेंट का करना क्या है, उससे क्या असर पड़ेगा हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, हमें ये समझना है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली बात, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट्स होता है, तो इसको हम दिखाएंगे असेट्स साइड में, असेट्स साइड में क्या करेंगे? शो करेंगे, क्योंकि असेट्स है मेरा ये, ठीक है, और ये एक्सपेंस है। लेकिन प्रीपेड देखो, इसमें पेड छुपा हुआ है, पेड, पेड, पेड का मतलब आपने क्या किया होगा? पैसे दे दिए होंगे, पैसे दे दिए होंगे, इसका मतलब आपका कैश कम हो रहा होगा। क्या कम हो रहा होगा? कैश कम हो रहा होगा, ये ध्यान रखना। कहीं पे भी ऐसे पेड लिखा आ जाए, पेड का मतलब क्या हुआ भैया? पैसा गया, रोकड़ा चला गया वहां, समझ में आ रही बात है? नहीं, रिसीव का मतलब क्या हुआ? पैसा आया, ठीक है, यदि रिसीव पेड ऐसी चीजें लिखी हुई है तो पैसा आया, पैसा गया, इसका मतलब ये हुआ। जब तक नाम ना लिखा रहे हम समझ जाएंगे पैसा आया, पैसा गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे और चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसको भी रब कर दे रहा हूं मूल मंत्र को। आप तो समझ ही गए कि मंत्र ही दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, अगले मंत्र पे चलते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? मिलने वाली इनकम। मिलने वाली इनकम जो होती है अभी मिली नहीं है, मिलेगी। मिलने वाली इनकम, कोई भी चीज आपको मिलने वाली है, रिसीवेबल है, मिली नहीं है, मिलेगी, तो ये आपका असेट साइड में जाएगा। मैंने पहले ही तराजू बना के समझा रखा है, उसमें मैंने असेट्स में दिखा रखा है, आपको याद रखना है बच्चों ये चीज, ठीक है। असेट साइड में शो करेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, देखो क्या है ये? इनकम। इनकम, अभी मैंने क्या कहा था? इनकम और गेन आपके कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यहां पे आपको क्या करना होगा? उस अमाउंट को कैपिटल में ऐड करना होगा। आई होप बढ़िया से आ रहा होगा समझ में। आगे चलते इसी तरीके से, अक्रूड इनकम के बाद आते हैं हम एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, या ऐसा लिखा हुआ जाए कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा लिखा हुआ जाए। नाम से भी पता लग जाता है, शब्दों से पता लग जाता है कि क्या कह रहा है ये, एडवांस। तो एडवांस इनकम, सोच के देखो, जो इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, एडवांस इनकम मैंने आपको बताया था कि एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटीज होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें मिलेगी नहीं। तो ये लायबिलिटीज साइड में हम लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम में देखो लिखा हुआ होगा रिसीव्ड। रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? पैसा आया होगा, आपको पैसा तो मिला है ना, चाहे एडवांस में ही क्यों ना मिला हो। तो ये आपके कैश को क्या कर देगा? कैश को बढ़ा देगा। समझ में आ रही बात? तो आपको बच्चों याद रखना है ये चार, अभी मैंने चार लिए हैं और एक फोकस वाली चीज बताई थी, उस पर फोकस करके हमने समझना है कि इनकम और एक्सपेंस और लॉस जो होगा हमारे कैपिटल को कम करेगा, और इनकम और गेन हमारे कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और ये अभी मैंने चार एलिमेंट लिए, हमारा आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, ठीक है, प्रीपेड, ये चीजें ली मैंने अभी। अब आते हैं कुछ चीजें कि
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है पर्सनल यूज से हमने कोई चीज चार्ज की है, तो इसकी ट्रीटमेंट याद रखना, इसकी ट्रीटमेंट याद रखना, ये हमारे कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। क्यों? क्योंकि भैया ड्राइंग कैपिटल से ही चार्ज की जाती है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई है, यानी बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में वो इनकम हुई है, इसलिए बिजनेस में प्लस हो रहा है, कैपिटल में प्लस हो रहा है, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे लगने वाला इंटरेस्ट, तो बिजनेस के बिहाफ पर इनकम हुई, तो इनकम हुई तो कैपिटल में प्लस होगा, लेकिन वो इनकम क्या है, बिजनेस से ही चार्ज की जाएगी ना, इसलिए वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ही माइनस करेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन, इसी में लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, ठीक है, याद रखना। आई होप मंत्र ध्यान हो गया होगा, मंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन और इस मंत्र को हम समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अब, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन, जितने मंत्र पढ़े थे ना, मंत्र अब यूज करेंगे ना, ठीक है, सिर्फ मंत्र पढ़ के छोड़ देंगे तो क्या फायदा, यूज भी तो करना है। कैसे यूज होगा आप देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पे ध्यान देना, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या रखा है, राकेश स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000। एक राकेश नाम का बंदा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016 को, और कैपिटल लगाया है उसने 1,50,000 का। तुम्हें पता है जो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है वो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, नीचे ये ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, बस आपको ना अब समझते जाना है। नीचे क्या रखा है, अब मैं इसका बनाना है मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मैं यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शंस। अकाउंट से रिश्ता जोड़ा है ना, तो लाइनें खींचना सीख लो, ठीक है, ध्यान रखना, लाइनें खींचनी है हमें, और क्योंकि अकाउंट सिस्टमैटिक होता है, हम ऐसे ही नहीं उबड़ खाबड़ लिख देंगे, है ना। असेट्स इक्वल में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मैंने जानबूझ के असेट्स के लिए ज्यादा स्पेस छोड़ा हुआ है, कैपिटल और लायबिलिटीज इधर कम में लिया हुआ है। आपको भी ऐसे ही लेना है, असेट्स के लिए ज्यादा स्पेस ऐसे छोड़ देना इक्वल का, फिर पहले कैपिटल फिर लायबिलिटीज लिखना, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। कई बार हो सकता है तुम्हारे बुक में लायबिलिटीज इधर और कैपिटल इधर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसे लिखोगे आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, और जगह की कमी नहीं पड़ेगी। ये हो गया। आपको एक सब कॉलम भी बनाना है इसके अंदर। सब कॉलम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो जो एलिमेंट हमारे क्वेश्चन में आते जाएंगे ना, वो एलिमेंट आपको यहां लिखते चले जाना है। कौन सा एलिमेंट भैया, जो तराजू बनाया था ना, तराजू के अंदर जो दिखाया था मैंने, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, यदि उन एलिमेंट का नाम आ गया वो एलिमेंट यहां पे लिखते जाएंगे। असेट्स में होगा तो असेट्स वाले के नीचे लिखेंगे, लायबिलिटीज में होगा तो लायबिलिटीज वाले के नीचे लिखेंगे, बस इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन क्या रहा है भाई, सबसे पहले राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो राकेश ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, हम यहां पे लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ट्रांजैक्शंस में होता है कि जो भी यहां पे लिखा हुआ ना वही आपको लिखना है, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट हो, मतलब लिखना है उसको, वर्ड में लिखना है कि आखिर वो चीज कैसे आ रहा है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है, यानी बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो कैश से स्टार्ट हुआ,
तो कैश लिखेंगे असेट साइड में। तुम्हें पता है असेट्स में ही कैश आता है। अब मैंने ये कॉलम क्यों बनाया, सब कॉलम समझ में आ रही होगी बात। इसका मतलब आपके बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आ गए, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए किस चीज के थे, कैपिटल के। तो कैपिटल के नीचे 1.5 लाख लिख दोगे। समझ में आ रही बात। बिजनेस में आपने पैसा लगाया, तो बिजनेस में आपके पैसा लगाने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर कैश आया और वो कैश आपका कैपिटल बना रहा आपके बिजनेस का। तो इस तरीके से लिखना है। फिर आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, इसलिए मैं यहाँ नंबर 1 लिख दे रहा हूं। आते हैं, लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये तो हम लिख देंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश। शॉर्टकट भी लिख सकते हो, जब ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट हो तो ऐसे डॉट डॉट बना दिया करो। अभी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब क्या हुआ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, एकदम कॉमन सेंस कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ, आपने एक फर्नीचर खरीदा, वो भी नगद में खरीदा। तो आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स का पार्ट है, तो आपको यहां पे एक फर्नीचर बना देना है। और भी कैश में कितना पैसा है बताओ, 20,000। तो कैश तो चला गया होगा आपके पास से, कैश आपका चला गया होगा, लेकिन आपके पास बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ गया होगा 20,000 का। तो फर्नीचर के नीचे 20,000 डालना है। क्लियर हो रही होगी बात। हाँ जी सर। अब क्या करना है आपको, जैसे ही 2 एलिमेंट आपके कंप्लीट हो जाए तो पहले इनको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 1.5 लाख में से 20,000 जा चुका है, तो अब बिजनेस के अंदर कैश कितना पड़ा हुआ है, 1,30,000। बच्चों याद रखना, अकाउंट में इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम मैथ में क्या करते थे, माइनस का निशान लगाते थे ना, लेकिन हम अकाउंटेंसी के अंदर ऐसे ब्रैकेट में रख देना किसी अमाउंट को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है। तो 1,50 में से 20,000 खर्चा हो गया, तो 1,30 बचा होगा, लेकिन 20,000 का आपके बिजनेस के अंदर फर्नीचर भी है। यहां कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, इसलिए इसको कैपिटल के नीचे 1.5 लाख का 1.5 लाख। लाइबिलिटीज अब तक हमारी जनरेट नहीं हुई है, तो ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर हो रही है बात। और यहां पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिख देंगे हम, न्यू इक्वेशन लिख देंगे। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, न्यू इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, इसको अभी कलर चेंज कर देता हूं, कैश और फर्नीचर। जो जो एलिमेंट आते रहेंगे ना अलग से लिख दूंगा, ताकि आपको ना हाईलाइट हो जाए कि क्यों हो रहा है वो चीज। ठीक है, चलो भाई सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट हमारा क्या रखा है, क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, हमने माल खरीदा है। कभी भी गुड्स परचेज करें या गुड्स बेचे तो समझ आना ये स्टॉक से रिलेटेड चीज है। मैंने आपको कॉलम वो तराजू बनाते समय लिखवाया था। तो गुड्स आपने परचेज किया है महेश से, वो भी उधार में। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार हुआ। मान लो ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखा होता ना और नाम लिखा होता, मेरी बातें ध्यान रखना बच्चों, गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर, कैश नहीं लिखा हो और किसी बंदे का नाम लिखा हो, समझ आना उधार में खरीदा गया है। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे महेश से हमने उधार में माल खरीदा है 25,000 का। तो माल खरीदा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक आ गया होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितने का आया होगा, कितने का आया स्टॉक मेरे पास, 25,000 का। तो इसके नीचे हम 25,000 लिख देंगे। इस लाइन में मत लिखना, क्योंकि ये लाइन हमारी इधर आ रही है। हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज गुड्स, ऐसे डॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑन क्रेडिट। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है, डॉट डालकर आप ऐसे लास्ट में ऑन क्रेडिट ऐसे लिख दो, यानी वो पॉइंट है मेरा 25,000 का। इसका मतलब हमने स्टॉक 25,000 का हमारा बढ़ गया होगा, लेकिन वो हम कैश में नहीं लाए हैं, उधार में लाए हैं। भैया उधार में लाए हैं ना, तो हमारा बन गया होगा क्रेडिटर्स। यहाँ पे लाइबिलिटीज के नीचे हमारा एक क्रेडिटर्स बन गया। कितने का बन गया क्रेडिटर्स, 25,000 का। कॉमन सेंस की बात है बच्चों, आप कॉमन सेंस लगाते रहोगे ना, अकाउंट बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। कॉमन सेंस यूज करना है आपको कि हमने ना 25,000 का माल ना उधार में खरीदा। अरे 25,000 का माल उधार में खरीदा है ना भाई, तो मेरे बिजनेस के अंदर स्टॉक तो आ गया होगा ना, तो स्टॉक का कॉलम बना दिया, 25,000 डाल दिया। लेकिन मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ गई होगी, क्योंकि मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया होगा। समझ में आ रही बात। उधार में माल खरीदोगे तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही होगी,
तो क्रेडिटर्स आपका क्रिएट हो गया होगा 25 का। हमेशा याद रखना, इस तरीके से हमने ले लिया इसको ब्लैक से 25 ले लिया मैंने। अब आप ध्यान दोगे, फिर वही वाली बात, कैश में तो कुछ नहीं हुआ तो 130 का 130 लिख देंगे। ये 20,000 का फर्नीचर है मेरे पास, ये 25,000 का मेरे पास स्टॉक आ गया। और इधर देखेंगे 1,50,000 प्लस में 25,000, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। और मेरे बच्चे लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाते हो ना, दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल दिखना चाहिए। देखो यदि आप इसको टोटल करते हो 150 25 175, इधर भी प्लस करते हो तो 175 बनेगा। समझ आना आप ठीक कर रहे हो। टोटल यदि अलग आ गया ना, समझ आना आपसे गलती हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्यू इक्वेशन लिखते समय, न्यू इक्वेशन का मतलब यही हुआ कि तराजू बनाते जा रहे हैं, तराजू बनाते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं कि हमारा दोनों तरफ का पलड़ा बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यानी यहां तक एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। पहले वाले में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख रुपए लगा के, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया होगा और कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए कैश और कैपिटल में डाल दिया हमने। सेकंड वाले, इस वाले पॉइंट में क्या होता, फर्नीचर हमने नगद में खरीदा था। कॉमन सेंस की बात है, फर्नीचर आपने नगद में खरीदा ना, आपको ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुनना मेरे को क्या हुआ, नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ गया होगा, हाँ जी, और क्या चला गया होगा, पैसा चला गया होगा, तो फर्नीचर का कॉलम बना दिया और कैश में से लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से फिर हमने माल खरीदा, वो भी उधार में खरीदा 25,000 का। भैया माल खरीदा तो क्या हुआ होगा, बिजनेस के अंदर स्टॉक आया होगा, इसलिए स्टॉक, जब जैसे जैसे जो एलिमेंट आता जाएगा उसका नाम लिखते जाएंगे, ठीक है, आया होगा। और उधार में आया है तो उधार में आया तो हमारी लाइबिलिटीज बड़ी होगी तो क्रेडिटर्स में 25,000 दिखाया, और तो कोई असर नहीं हुआ। मतलब आपको ड्यूअल एसेट देखना होगा कि उसका असर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ड्यूअल एसेट से ही काम कर रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो ये चीज आपको सोचना है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई। थर्ड पॉइंट कहता है, क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश। हमने, कॉस्टिंग का मतलब होता है लागत, 10,000 रुपए लागत वाला माल बेच दिया, किसको, मोहन को, वो भी नगद में बेचा है, लेकिन कितने में बेचा है, 14,000 में। अरे मेरे बच्चों सोच के देखो, 10,000 रुपए का कॉस्ट था मेरा माल का, अब मैंने उसको बेच दिया, वो भी नगद में बेचा है, देखो लिखा हुआ है कैश में बेचा है, कैश सेल किया है मैंने, किसको, मोहन को। कितने में बेचा है लेकिन, 14,000 में। 10 का माल 14 में बेचोगे तो क्या हुआ होगा, कॉमन सेंस लगाओ, 4,000 रुपए का फायदा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है 4,000 का, तो सबसे पहली बात कैपिटल में तो आपका 4,000 इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन माल आपका कितने का गया, माल आपका खत्म चला गया होगा कितने का, 10,000 का माल गया, यानी स्टॉक में से आपका 10,000 का माल चला गया, 10,000 का माल चला गया स्टॉक में से, 10,000 का। मैं इसको रेड से इसलिए दिखा रहा हूं अलग कलर से, अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा दिया, मेरा वाला स्टार, ठीक है। 10,000 वाला माल गया, 14,000 में बेचा, वो भी नगद में बेचा, 14,000 रुपए आए होंगे, तो 14,000 रुपए आपको कैश में जोड़ देना है, बस इतनी सी बात है। मेरे को समझ में आ रहा हो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से आ रहा होगा समझ में कि क्या कह रहा हूं मैं। 10 का माल 14 में बेचा तो इसका मतलब 4,000 फायदा, तो कैपिटल में 4,000 जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको फायदा नजर आए तो कैपिटल बढ़ रहा होगा, नुकसान नजर आए कैपिटल कम हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन माल सिर्फ 10,000 कहेगा, स्टॉक में से 10,000 लेस किया, कैश आ गया 14,000, कैश में 14,000 जोड़ दिया। तो अब क्या होगा इससे, अब इससे होगा बच्चों ये क्वेश्चन ना, अब जैसे कि क्वेश्चन आपको लिखना होता है तो ये क्वेश्चन बुक से इस तरह से लिख लेना, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ये है, हमें एलिमेंट समझना है कि उसका हो क्या रहा है। तो कितना होगा मेरा ये, 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस कितना हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा मेरा 1,54,000 और 25,000,
और मेरे बच्चों क्या कहा था मैंने, जैसे ही आप सम करोगे ना यहां लिख दोगे न्यू इक्वेशन। मेरे बच्चे लोग बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूं। और न्यू इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यदि अभी भी देखो दोनों तरफ का टोटल बराबर करोगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। देखो 164 ये हो गया और 15, 164 और 15 प्लस करेंगे तो 179 हो गया। आप इनको भी प्लस करोगे देखो 179 हो रहा होगा। तो ये तराजू के दोनों पलड़ी तो चल रहे हैं बराबर बराबर। तो न्यू इक्वेशन यही कहता है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ बच्चों, मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जगह की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। स्टार बना रखा है, ध्यान रखना, स्टार का मतलब आपको फोकस करना है कि क्या चीज है। समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं भाई। आगे अगला पॉइंट जो कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिर कैपिटल लगाया इसने। एडिशनल कैपिटल का मतलब फिर पैसे की कमी पड़ी बिजनेस में, फिर लगाया, फिर लगाया। अच्छी बात है भाई। एडिशनल कैपिटल फोर्थ पॉइंट है मेरा, एडिशनल कैपिटल है तो फिर पैसा लगा दिया। कितना लगाया, 20,000 का। तो कैश बढ़ गया होगा, ठीक है, कैश बढ़ गया होगा और कैपिटल बढ़ गई होगी। तो ये हो जाएगा मेरा 1,64,000, 20,000, 15,000, 174,000, 25,000। आई होप अच्छे से बात आ रही होगी समझ में तुम्हें, ठीक है। ये मेरा हो गया न्यू इक्वेशन। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं था क्योंकि फिर दोबारा कैपिटल लगाया तो फिर कैश बढ़ा होगा, कैपिटल बढ़ा होगा। न्यू इक्वेशन। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन आपको रिसीव हुआ, देखो रिसीव वर्ड लिखा आ जाए ना, रिसीव वर्ड लिखा होने का मतलब क्या होता है भाई, रिसीव का मतलब पैसा आया है। पैसा आया है तो कैश में जोड़ दो। कितना पैसा आया है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, 20,000 आया है भाई, 20,000 जोड़ दिया मैंने। एडवांस कमीशन नहीं, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, ठीक है। तो 20,000 आया है, लेकिन एडवांस कोई चीज आपको मिली होती है, एडवांस कोई इनकम आपको मिल गई तो एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। मंत्र दिया था मैंने, उस मंत्र में जाके देखो एक बार, बताया था कि एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटीज होती है, इसलिए लायबिलिटी साइड में आपको एडवांस कमीशन दिखा देना है। एडवांस कमीशन कितने से, 20,000। बच्चों हमेशा ना अमाउंट जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना उसके नीचे लिखना है, ये नहीं कि ऊपर वाली लाइन में लिख देना 20,000, क्योंकि तरीका होता है बच्चों, सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटेंसी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक याद रखना, सिस्टम कैसे चल रहा है हमारा उस तरह से चलना है आपको, ठीक है। तो अब हम लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, ये हो गया मेरा 1,84,000 और ये हो जाएगा मेरा 20,000, ये हो गया 15,000, 1,74,000, 25,000 और 20,000। मैंने बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको ज्यादातर पॉइंट इस क्वेश्चन से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन टीचर क्या करता है, टीचर एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता है जिसके अंदर अच्छे अच्छे एलिमेंट हो। इसलिए मैं भी यही कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन लूं लेकिन एलिमेंट तो हो उसमें, तो अपने आप समझ में आता रहेगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज है। तो ये मेरा हो गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हो गया बच्चों। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट क्या कह रहा है भाई, 6 पॉइंट कह रहा है पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है। देखो महेश लिखा हुआ है, देखो महेश से हमने उधार में माल खरीदा था, ऊपर सेकंड पॉइंट पे दिखा, देखो 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 सेकंड पॉइंट पे देखो, महेश से हमने एक माल खरीदा था उधार में और आज हम उस महेश को पेमेंट दे रहे हैं 22,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट आप ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट को माइंड में फिट कर लो। फुल सेटलमेंट लिखा होने का मतलब है कि अमाउंट कम दिया होगा, यहाँ पे डिस्काउंट छुपा हुआ है, डिस्काउंट हाइड है। देखो महेश से हमने कितने का माल खरीदा था ऊपर उधार में, देखो 25,000 का, और हमने पेमेंट कितनी दी है 22,500। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे चुकाना था 25,000 रुपए, ये मुझे चुकाना था, उधार में माल खरीदा था ना, इतना चुकाना था, लेकिन चुकाया कितना 22,500, और वो भी फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मैंने आगे अब देने की जरूरत नहीं है,
याद रखना। तो ऐसे पॉइंट में हमारा डिस्काउंट होता है, ठीक है। किसी को 500 रुपये देने थे, मैंने 480 दिए, बोले भाई अब नहीं दूंगा, तो 20 रुपये क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे पॉइंट में डिस्काउंट छुपा होता है। तो देखो हमें चुकाना था 25,000 रुपये, लेकिन हमने चुकाया 22,500। इसको रब कर दे रहा हूं, यानी मेरे पास से हमारे बिजनेस के अंदर से क्या चला गया होगा, हमारे बिजनेस के अंदर 22,500 रुपये चले गए होंगे। लेकिन क्रेडिटर्स हमारा पूरा खत्म हो गया होगा, क्रेडिटर्स पूरा 25,000 से खत्म, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, अब वो नहीं लेगा, आगे पैसे नहीं देने पड़ेंगे मुझे, तो मेरा क्रेडिटर्स पूरे 25 से खत्म हो गया। लेकिन आपको ऐसा करने पर फायदा हो गया, देखो 25,000 खत्म हो रहा है, लेकिन पेमेंट गई है 22,500 की, यानी 2,500 रुपये का आपको हो गया है फायदा। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि आपको फायदा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है तो कैपिटल पे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए मैंने 2500 यहाँ क्यों जोड़ा, समझ में आ रही बात। आपको डिस्काउंट मिला है ना, आपके बिजनेस को डिस्काउंट मिला ना, तो आपको फायदा हो गया वो 2500 रुपये का, इसलिए कैपिटल में जोड़ दिया। लेकिन आपकी क्रेडिटर्स पूरी खत्म हो गई, इसलिए 25 का 25 पूरा लेस किया है, लेकिन पेमेंट 22,500 की गई है। नॉर्मल सोचोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट 6, ठीक है ये, और मैं लगा दे रहा हूं इस पे भी स्टार, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो ये मेरा, इसको लेस करेंगे बच्चों, 005 हो गया, 1 हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 6,1, ये हो गया मेरा 20,000, ये 15,000 हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा 1,76,500, ये तो अब 0 हो गया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, और ये मेरा 20,000 चल रहा है एडवांस कमीशन वाला पॉइंट। ये मेरा हो गया न्यू इक्वेशन। और जब भी न्यू इक्वेशन बनाते हैं याद रखना दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, और आ ही रहा होगा क्योंकि सही है, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000, हमने माल बेचा है जिसकी कीमत 15,000 है, फॉर 18,000, लेकिन हमने 18,000 में बेचा है, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। भैया ये इसमें लगा रहा हूं मैं डबल वाला स्टार, डबल वाला स्टार, ठीक है, मेरा वाला स्टार में डबल है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तो भाई इस वाले पॉइंट को जब हम देखेंगे समझेंगे, तो ये पॉइंट ये कह रहा है बच्चों, बुक जरा भारी है, आधा तो वजन से ही हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये कह रहा है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने गुड्स बेचा है 15,000 वाला, यानी 15,000 उसकी कीमत है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, कहीं और लिख दो क्या, ये ऊपर मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, इसको रब कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, ये चीज है। तो क्या हो रहा है, माल की लागत है 15,000, सेल किया हमने उसको 18,000 में। अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे क्या, 15,000 वाले कीमत वाला माल यदि हम 18 में बेच देना तो भैया 3,000 का तो सीधे का सीधा मेरा हो रहा है प्रॉफिट। तो ये 3,000 तो मेरा कैपिटल में जुड़ना ही जुड़ना है। तो भैया जब जुड़ना है तो जोड़ लो ना, जोड़ लेते हैं, लो जोड़ दिया। 15,000 वाली चीज़ 18 में बेच रहे हैं ना, 3,000 का तो फायदा होगा ना, तो 3,000 जोड़ दिया हमने कैपिटल में। अब लेकिन इस कहानी में कुछ और भी बोल दिया, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। लेकिन 18,000 में जो बेचा है ना हमने, उसमें से सिर्फ 5,000 कैश मिल रहा है, यानी बाकी मेरा क्रेडिट रहा होगा, यानी उधार रहा होगा। बाकी मेरा उधार कितना रहा होगा, 5 आपको कैश मिला है तो 13,000 रुपये आपका उधार रहा होगा। समझ में आ रही बात, यानी उधार में आपने सेल किया है, उधार बिक्री, क्रेडिट सेल, ठीक है।
तो अब जरा ध्यान देना, कैश मुझे सिर्फ 5,000 मिला है ना, तो कैश में सिर्फ 5,000 जोड़ेंगे, कैश में जोड़ेंगे हम 5,000। और उधार में यदि कोई चीज बिक्री करते हैं, मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख लेता हूँ, मेरा ये असेट साइड था ना, तो असेट साइड में मेरा ये कैश चल रहा था, यहाँ पे मेरा स्टॉक चल रहा था, और ये मेरा 15,000 किस चीज का था, ये मेरा फर्नीचर था, और ये स्टॉक था, ठीक है। इस तरफ मेरा क्या चल रहा था, कैपिटल और क्रेडिटर्स, और मेरा क्या चल रहा था, एडवांस कमीशन, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तो 5,000 रुपये आपको कैश मिल गया और 13,000 रुपये उधार में बिक्री हुई है। भाई उधार में जब बिक्री होती है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, डेटर्स। जब भी हम उधार में माल बेचते हैं ना, तो वो पर्सन हमारे लिए डेटर्स बन जाता है। तो डेटर्स आपकी इंक्रीज हो रही होगी 13,000 की, ठीक है। आपका स्टॉक कितने से चला गया, स्टॉक कितने का गया है, 15,000। 15,000 वाला स्टॉक लेस हो गया, आपका स्टॉक में से आपका 15,000 लेस हो गया, ठीक है। तो 15,000 आपका स्टॉक में से चला गया, कौन सा वाला पॉइंट था मेरा ये, ठीक है। स्टॉक आपका 15,000 वाला गया, लेकिन 15,000 वाला आपने कितने में बेच दिया उसको, 18,000 में। तो 15,000 लेस कर दिया, 15 वाली चीज 18 में बेचा है, 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 कैपिटल में जोड़ दिया, ठीक है। 13,000 का डेटर्स इसलिए बना क्योंकि 5,000 मुझे रिसीव हुआ है, तो 13,000 मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो डेटर्स में जाएगा। आई होप आ गया होगा समझ में। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम, ये पॉइंट बच्चों एक बार में नहीं आ गया तो 2 बार देखना, वीडियो बार बार पीछे ले जाना, फिर देख लेना, बार बार सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसको यदि मैं देखूं तो ये मेरा सम कितना हो जाएगा, 1,66,500, ये हो जाएगा 20,000, ये हो गया 0 क्योंकि अब स्टॉक बचा ही नहीं, खत्म हो गया। 13,000 का डेटर्स बन गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1,79,500 प्लस ये तो मेरा 0 हो चुका है, ये मेरा 20,000 है, ठीक है। आवाज आ रही है कि सर एक बार और बता दो ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो मन की आवाज सुन लेता हूं मैं वीडियो के अंदर भी तुम्हारे मन की क्या आवाज चल रही है, मन के अंदर क्या आवाज उठ रही है ना, वो सुन लेता हूं मैं वीडियो में ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा था, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000, हमने माल बेचा 15,000 कीमत वाला, 15,000 कीमत वाला फॉर 18,000, लेकिन 18,000 में बेचा। 15,000 वाला माल 18 में बेचा है, तो 15,000 वाला माल 18 में बेचूंगा तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है 3,000 का हो गया होगा प्रॉफिट। तो 3,000 का जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में 3,000 जोड़ देंगे भैया, जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये 3,000 मैंने कैपिटल में जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन आगे भी कुछ और बोल दिया, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए मिला। तो 5,000 मुझे कैश मिला है, तो 18,000 में मैंने माल बेचा था तो मुझे 5,000 कैश मिला, तो कैश में 5,000 जुड़ेगा ना, यानी 13,000 अभी उधार रह गया मेरा, यानी 13,000 का माल उधार में बिक्री हुआ है, तो उधार में बिक्री के लिए डेटर्स बन जाएगा 13,000 का। माल चला गया 15, इसलिए 15 मैंने स्टॉक में से लेस कर दिया। अब आ गया होगा, ठीक है। मन की आवाज सुन ली ना, मैंने सुन लिया, ठीक है ना। मुझे पता होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सोचता हूं कि स्टूडेंट होता तो मैं कैसे समझता, इसलिए मेरे को 2 बार बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8 पॉइंट है हमारा। पता है, जैसे ही आप सम कर लो क्या लिखना चाहिए, न्यू इक्वेशन लिखना चाहिए सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, न्यू इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब आते हैं 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट पे बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर पर 10%। यहां मैं लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे मेरा डेप्रिसिएशन लगा है, कितने रेट से, 10% से। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स होता है किसी फिक्स एसेट्स को आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेप्रिसिएशन का एक पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में वैल्यू कम होना, जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो ये है लगा है यहाँ पे फर्नीचर पे 10%। तो फर्नीचर आपका देखो क्या कितने की चल रही है वैल्यू, 20,000।
फर्नीचर की वैल्यू क्या कर चल रही है 20,000। तो मैं यदि डेप्रिसिएशन निकालूं इस पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 20,000 का 10% आपका डेप्रिसिएट हो गया, यानी उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी आपको हो गया लॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है क्योंकि वैल्यू कम हो रही होती है। असेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस ही तो होगा। तो ये मेरा कैंसल आउट हो गया, यानी 2000 का आपका डेप्रिसिएशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब आपका जो फर्नीचर है ना वो 2000 रुपये से कम हो रहा है, और लॉस है तो आपका कैपिटल भी 2000 से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। हाँ जी सर, समझ में आ गया क्या हो रहा है। ये फर्नीचर में से भी लेस कर देना है और कैपिटल में से भी लेस कर देना है। ऐसा करने के बाद अब कर देंगे हम सब। ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो ये बन जाएगा मेरा 1,66,500, और ये हो जाएगा मेरा 18,000, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 13,000, और ये हो जाएगा मेरा 1,77,500, ये हो जाएगा 0, और ये हो गया मेरा 20,000। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना तो रूल कहता है कि 2 लाइन ऐसे खींच देना चाहिए। इस 2 लाइन खींचने का मतलब ये है भैया हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज अपनी मर्जी से ऐड कर रहा हूं ताकि आपको दूसरे वीडियो पर बेस ना होना पड़े। इसी वीडियो से समझ जाओ कि हाँ सर ने इसी वीडियो में मैं एक चीज और समझा दिया था। ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, माइंड में कर लो फिट, क्या लिखा हुआ आ जाए आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब जो मैंने तराजू बनाया था ना वो बैलेंस शीट ही है, यानी दोनों का बैलेंस चेक करना है मुझे, वो प्रिपेयर करके दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ हमारा नकल मारने का काम रह जाएगा, नकल मारना है बस हमें। क्या, पहले इसको मैं रब कर दे रहा हूं। बैलेंस शीट देखो कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कुछ नहीं करना, लास्ट में जाते जाते ना जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और खाना खाने के बाद क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में गए हो वहां जाते हैं खाना वाना खा के जब बाहर निकलते हैं तो सौंफ रखा रहता है ऐसे, है ना, सौंफ और मिश्री रहती है, मूड फ्रेश करने के लिए सौंफ और मिश्री उठा के ऐसा 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 खाते, वही है बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व है, सिर्फ सजा के रख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरफ लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, जो तराजू मैंने ऐसे समझाया था वही तराजू आपको ऐसे लाइन खींच कर बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, एसेट्स में जो जो चीजें थी ना वो लिख देना है। क्या क्या चीजें थी भाई, कैश कैश, फर्नीचर फर्नीचर, पचा रहे हैं खाना, स्टॉक, डेटर्स, नकल मार लिया। कैश में कितना बैलेंस बचा हुआ है 1,66,500। लास्ट वाला देखना जहां 2 लाइन खींचा था, कैश में आपके पास बिजनेस के अंदर 1,66,500 है। ठीक है, फर्नीचर में 18,000 है, फर्नीचर में 18,000 है। ठीक है, स्टॉक में कुछ नहीं बचा, 0 है, खाली छोड़ दे रहा हूं डैश। और डेटर्स कितना है मेरे पास 13,000 का। आप स्टॉक नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन मैंने बताया नकल मारना है तो इसलिए नकल की तरह से बताया मैंने आपको। इस तरह आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल, दूसरा क्रेडिटर्स और एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन ये 3 ही एलिमेंट थे हमारे। उसके अमाउंट लिख लो यहां से 1,77,500। थोड़ा सही से लिख देता हूं, क्या पता वीडियो में क्लियर ना आ रहा हो। 1,77,500, ये 0, क्रेडिटर्स तो बचा ही नहीं, खाली छोड़ दिया डैश। एडवांस कमीशन कितना है 20,000। और कर देंगे इसका हुतुतु। हुतुतु का मतलब जोड़ देना। ठीक है, हुतुतु करेंगे अब इसको, तो इसको कितना आएगा 0,05,791 1,97,500। इधर का भी टोटल करेंगे
005 और ये हो जाएगा मेरा 716171819 दोनों तरफ का आ गया मेरा क्लियर। तो बन गया ना तराजू बराबर। यही है अकाउंटिंग क्वेश्चन, कितना आसान है ना आसान। तो मंत्र बच्चों, इस वीडियो में मैंने मंत्र बताया और एक क्वेश्चन लिया और उसमें बैलेंस शीट भी बना के दिखाया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में और इसके क्वेश्चन लूंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उसका आंसर क्या आएगा। और बैलेंस शीट भी जरूर बनाना, जाते जाते सौंप जरूर खाना है ना। चाहे आप ना कितना भी रेस्टोरेंट में पैसा खर्च कर देते हो ना, लास्ट में 1-2 रुपए का सौंप भी जरूर फाँकते हो, तो फाँक लेना। समझ वाली बात। तो बैलेंस शीट जरूर बना देना, लास्ट में चेक भी हो जाएगा कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, कीप स्माइलिंग।